नाउ कम्स टू द चैप्टर 6 दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स दैट इज प्रेम्बल एंड पार्ट्स। प्रेम्बल इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि किस किस तरह से जो टेरिटरी है, जो यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स के नाम है उसमें आएंगे। अंडर द पार्ट फर्स्ट देयर आर 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 4, जो कि डील करते हैं विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकंड डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर्थ डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट फिफ्थ हमारा डील करता है यूनियन से एंड पार्ट सिक्स्थ हमारा डील करता है स्टेट से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिटीजनशिप। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया में भी दो तरह के लोग हैं, एक सिटीजन्स एंड एक एलियंस। सिटीजन्स इट मीन्स जो जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने सिटीजनशिप टाइम के साथ ले ली है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। दूसरे वो हैं एलियन, इट मीन्स कि वो दूसरी कंट्री के हैं, इंडिया के नहीं है, इंडिया के सिटीजन नहीं है वो। सिटीजन होते क्या है? सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओन ऑलिजियंस टू इट। ये जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स में जितने भी सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, वो सारे के सारे सिटीजन्स को मिलते हैं। एलियंस की अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, जो कि दूसरी कंट्री के लोग हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, दे आर द सिटीजन जिनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ सिविल राइट्स होंगे, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होंगे, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स नहीं होते जो कि एक सिटीजन के पास होते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरीज के एलियन है, वन इज़ द फ्रेंडली एलियन एंड सेकेंड इज एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियंस इट मीन्स कि उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स, उन कंट्रीज़ के ह्यूमन बींग्स जो कि डैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद द इंडिया, जिनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, कोई किसी भी तरह का वार, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उस देश का सिटीजन उस टाइम पे हमारी इंडिया के अंदर है, तो उसको एनिमी एलियंस कहा जाएगा। सो एनिमी एलियंस में भी अगर हम बात करें तो एलियंस दो तरह के, एक फ्रेंडली और एक एनिमी। एनिमी इट मीन्स कि हमारी जो कंट्री है उसका किसी कंट्री के साथ वार चल रहे हैं या लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, एंड उस कंट्री का सिटीजन अगर हमारी कंट्री में है तो उनके पास कम राइट होंगे, पुलिस कभी भी उन्हें अरेस्ट कर सकती है, कभी भी उन्हें उनके ऊपर डिटेंशन हो सकता है। इट मीन्स कि जो फ्रेंडली एलियन है उससे भी कम जो राइट होंगे वो एनिमी एलियन के पास होंगे, और जो सिटीजन्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा राइट होंगे, सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जबकि एलियंस के पास सारे के सारे राइट नहीं होते। उसमें भी एनिमी एलियन के पास कम राइट्स होते हैं देन द फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस डू नॉट enjoy प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी एंड ऑल। पुलिस एनिमी एलियंस को कभी भी डिटेंशन में ले सकती है, कभी भी अरेस्ट कर सकती है, उनके पास उस टाइम पे ये राइट नहीं होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कुछ जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास हैं, एलियंस के पास वो राइट्स नहीं हैं अगर वो इंडिया में आते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? द फर्स्ट, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरी की पूरी इंडिया में किसी भी टेरिटरी में, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट। उसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा, अगर लोकसभा या लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है वोट करने का, जबकि एलियन के पास नहीं है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट निकली है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, तो ये सारे के सारे राइट अगर कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है तो वो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, एलियन को नहीं मिलेंगे। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने की एलिजिबिलिटी सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के पास है, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, गवर्नर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ स्टेट्स हो गया। अलॉन्ग विथ द अबव राइट्स द सिटीजन्स आल्सो हैव सम ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स को प्रमोट किया जा सके। तो
राइट्स के साथ साथ उनके पास कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, लाइक पेइंग टैक्स, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन। इन इंडिया बोथ अ सिटीजन, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि अगर कोई सिटीजन है इंडिया में, इंडिया की उसके पास सिटीजनशिप है। अब सिटीजनशिप दो तरीके से आ सकती है, या तो बाय बर्थ वो सिटीजन है इंडिया का, या उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली है, एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल। ये दोनों ही सिटीजन, चाहे वो पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, अगर वो सिटीजन है, इंडिया का सिटीजनशिप है उसके पास, देन ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि अमेरिका में क्या डिफरेंस है, यूएसए में सिर्फ और सिर्फ वही लड़ सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसका बर्थ हुआ हो अमेरिका में। किसी ने अगर जो बर्थ है किसी दूसरी कंट्री में हुआ है और वहाँ पे जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि अपने इंडिया में अगर किसी के पास सिटीजनशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। Now comes to the constitutional provision. Under the Article 5 to 11, Part 2 of the Constitution deals with the citizenship. Citizenship Part 2 में आता है अंडर द आर्टिकल 5 to 11। और ये जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि 26 जन 1950 तक किस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा और किस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा। सिर्फ इतना मेंशन है कौन कौन से सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। उसके बाद रिगार्डिंग सिटीजनशिप, एनीथिंग रिगार्डिंग द सिटीजनशिप कि 26 जन 1950 के बाद किस पर्सन को सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दी है। और उस पावर का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट बना सकता है, अमेंड किया है। इनफैक्ट हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था। सो कम्स हियर the Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under the Part 2. However, it contains neither any permanent nor any elaborate provision in this regard. ये सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट लाइक दैट इज ऑन 26 जन 1950। ये इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि सिटीजनशिप आफ्टर द 26 जन 1950 किस तरह से एक्वायर की जाएगी और किस तरह से लॉस होगा उसका। इसके लिए लॉस बनाए जाएंगे और उन लॉ को बनाने के लिए इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। और अंडर द ये जो एम्पावर्स किया गया है पार्लियामेंट को, ये हमारा आता है अंडर आर्टिकल 11। पार्लियामेंट को ये पावर्स दी गई हैं। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 का यूज़ करते हुए, अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक लॉ इनेक्ट किया, डैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है और उसी के बेसिस पर हमें पता चलता रहता है कि किस किस तरह से सिटीजनशिप इंडिया की ली जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि जैन 26 1950 तक कौन कौन इंडिया का नागरिक है। उसमें 4 कैटेगरी में पर्सन्स को बांटा गया। एक वो पर्सन जो कि इंडिया में ही रहता था एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द अदर कंडीशन। फर्स्ट इज जो पर्सन है वो डोमिसाइल है इंडिया का, उसके पास इंडिया में ही रहता है, इंडिया का ही रेजिडेंट है, प्लस उसके बाद एक और 3 कंडीशन है, उसमें से कोई ना कोई कंडीशन वो फॉलो कर रहे हैं। 3 क्या है, या तो वो खुद बॉर्न हुआ है इंडिया के अंदर, या उसके पेरेंट्स में से कोई मदर या फादर बॉर्न हुए हैं इंडिया के अंदर, या जिस टाइम पे कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जन 1950, उससे भी 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा था। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पे पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। फर्स्ट डोमिसाइल, सेकंड या वो बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के आने से 5 साल पहले से वो रह रहा था। सेकंड कंडीशन क्या होगी, कोई ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आ गया था। अब ये माइग्रेशन कब हुआ, इसके लिए एक डेट दी गई, दैट इज जुलाई 1948। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है बिफोर द जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आया है, देन ही शुड बी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ। उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे 6 महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो यहाँ पे लिखा, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में। प्लस एक और इसके साथ कंडीशन जोड़ दी गई, सेकंड,
अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, पाकिस्तान का कोई शख्स था जो कि माइग्रेट होकर इंडिया आ गया। अब डिपेंड करता है ये इंडिया आया कब, इसके लिए डेट थी 19 जुलाई 1948। 1948 दो कंडीशन थी, किन दो कंडीशंस में इसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा? जो माइग्रेट हुआ है पर्सन, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इन अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। सो अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही या उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान से वो पर्सन माइग्रेट होकर इंडिया आ गया। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है देन इट इज़ मैंडेटरी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट कंडीशन ये थी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होना उसका, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का। प्लस सेकंड कंडीशन ये थी कि जुलाई 1948 से आया है, पहले वो पर्सन आया देन रजिस्टर्ड, बट पहले नहीं आया बाद में आया, देन ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट रजिस्ट्रेशन करने से पहले भी उसको कम से कम 6 महीने तक इंडिया में वो रहना चाहिए। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स। थर्ड कंडीशन क्या थी कि कोई पर्सन था मार्च 1 1947, 1 मार्च 1948 के बाद इंडिया का कोई पर्सन था, वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान चला गया। सो अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, बट रीसेटलमेंट के टाइम पे ये जो पर्सन था पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गया रीसेटलमेंट के टाइम पे। अब यहाँ पे अगर सिटीजनशिप चाहिए इस पर्सन को तो ये ज़रूरी है कि ये दोबारा से अपने आप को रजिस्टर्ड करे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगेन सेम कंडीशन, 6 एप्लीकेशन डालने से पहले फॉर द रजिस्ट्रेशन उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा। द पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट could become an Indian citizen. For this he had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration. अब ये सारी बात हुई इंडिया, कोई इंडिया का रेजिडेंट है या माइग्रेशन हुआ है पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान एंड देन इंडिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करता है ओवरसीज़। अगर कोई पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है या बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है, इन दोनों देशों को छोड़ के कोई पर्सन है जो कहीं बाहर रहता है, दूसरी कंट्री में रहता है, बट उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन वो पर्सन इंडिया के बाहर रहते हैं। इंडिया के बाहर रहता है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेट और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस। और उसके बाद वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दिया जाएगा। उसके बाद ये जो प्रोविज़न था ये लाया गया ताकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, उन लोगों को भी वो लोग भी सिटीजनशिप इंडिया की कैसे ले सकते हैं, उसके लिए इस प्रोविजंस को लाया गया था। तो यहाँ पे लिखा अ पर्सन हु और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेट। ये सारे के सारे प्रोविजंस डील करते थे सिटीजनशिप से, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट्स ऑफ द 26 जन 1950। ये 4 कंडीशंस थी। इन 4 कंडीशन का सम अप करते हुए आर्टिकल 5 डील्स विद द पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, पर्सन जो माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से इंडिया, इट डील्स आर्टिकल 6 डील्स विद दिस कंडीशन। कोई पर्सन जो कि माइग्रेट हो गया था पाकिस्तान बट दोबारा इंडिया आ गया वो रीसेटलमेंट के टाइम पे, आर्टिकल 7, एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेकिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं, आर्टिकल 8। उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एस फॉलोज। आर्टिकल 9 क्या बताता है? आर्टिकल 9 दिस इज आर्टिकल 10 एंड दिस इज आर्टिकल 11। आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर किसी इंडिया सिटीजन ने, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने बाहर की सिटीजनशिप ली है वॉलंटरली, एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, उस टाइम पे उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप कोई भी पर्सन नहीं ले सकता। एवरी पर्सन हु इज़ और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया
शैल कंटिन्यू बी सच सिटीजन, जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना बना दे तो कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहेगा। थर्ड, फिर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो कोई भी ऐसे प्रोविजंस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर्स या किस तरह से सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है, किस तरह से किन किन केसेस में टर्मिनेट हो जाएगी वो, ये सारी के सारे प्रोविजंस बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई। नाउ कम्स टू द सिटीजनशिप एक्ट, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया 1955 में। ये एक्ट प्रोवाइड करता था कि किस किस तरह से सिटीजनशिप को लिया जा सकता है एंड किन केसेस में लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर जैन 26 1950 किस तरह से सिटीजनशिप को लिया जा सकता है या किन हालातों में वो टर्मिनेट हो सकती है, ये सारी की सारे प्रोविजंस मेंशन थे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। जिस टाइम पे ये एक्ट लाया गया उस टाइम पे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, बट फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। बाय द अमेंडमेंट इस एक्ट को लाया गया सिटीजनशिप एक्ट, और उसमें जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप है उसको रिपेल्ड किया गया, हटाया गया। नाउ कम्स टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप को हासिल करने के? तो पहला है बाय बर्थ। कोई पर्सन बाय बर्थ सिटीजन इंडिया का होगा, ये किन हालातों में डिसाइड किया जाएगा? सी 26 जैन 1950, तीन डेट है यहाँ पे, 26 जैन 1950। एक है हमारे पास जुलाई 1 1987 एंड एक है हमारे पास दिसंबर 3 2004। दिस अब 26 से पहले, 26 जन 1950 से पहले कौन सिटीजन होगा या नहीं होगा, ये ऑलरेडी मेंशन है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 उनमें ऑलरेडी मेंशन है। 26 के बाद कौन होगा या नहीं होगा ये हमारा दिया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कोई पर्सन अगर बॉर्न हुआ है आफ्टर द 26 जन 1950 बट बिफोर द जुलाई 1 1987, नो मैटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स नेशनैलिटी, पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं ये डिपेंड नहीं करता, बट अगर वो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है इन बिटवीन 26 जन 1950 टू जुलाई 1 1987 तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। उसके बाद जुलाई 1 1987 के बाद कोई पर्सन बॉर्न हुआ है बट वो 3 दिसंबर 2004 से पहले इन बिटवीन अगर इस टाइम पीरियड में कोई बॉर्न हुआ है, उसके लिए ज़रूरी है कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट या तो फादर या मदर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। जिस टाइम पे वो पर्सन बॉर्न हुआ है उस टाइम पे उसके पेरेंट्स में से या तो फादर या मदर इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई पर्सन दिसंबर 3 2004 के बाद बॉर्न हुआ है, उसमें कंडीशन क्या कर दी गई कि या तो दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन हो इंडिया के, और अगर दोनों ही पेरेंट्स नहीं है सिटीजन तो कोई एक पेरेंट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्लस जो सेकंड जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उस केस में उस पर्सन को सिटीजनशिप दी जाएगी जो कि बॉर्न हुआ है। तो ये बाय बर्थ दिस इज द कंडीशन, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 Jan 1950 but before July 1 1987 irrespective of the nationality of his parents should be a citizen of India. Second case, a person born in India on or after July 1 1987 is considered as citizen of India, but condition only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. उसके बर्थ के टाइम पे पेरेंट्स होने चाहिए। The person who born in India on or after the December 3 2004 are considered as the citizen of India only if again condition, या तो दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया हो या दोनों में से एक पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन हो और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो। द चिल्ड्रन और फॉरेन डिप्लोमेट्स के चिल्ड्रन प्लस एनिमी एलियंस के जो चिल्ड्रन जिनका बर्थ होगा इंडिया में कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सेकेंड, बाय डिसेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगेन 26 जन 1950 बट बिफोर द 10 दिसंबर 1992। अगर कोई पर्सन है जो बॉर्न हुआ है इन बिटवीन द 26 जन 1950 टू 10 दिसंबर 1992 और उसके जो फादर हैं वो उस बच्चे के बर्थ के टाइम पे जो कि इंडिया से बाहर बॉर्न हुआ है, उसके फादर उसके बर्थ के टाइम पे इंडिया के सिटीजन थे,
तो वो जो बच्चा है वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा बाय डिसेंट। इट मीन्स अ पर्सन born outside India on or after Jan 1950 but before the December 10, 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of birth। बट फिर इसके बाद क्या हुआ, 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई पर्सन बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, और ये कब तक चला, December 3, 2004। कोई पर्सन इस टाइम पीरियड के बीच में बॉर्न हुआ है, लेकिन वो इंडिया से बाहर बॉर्न हुआ है, इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उसके कोई भी पेरेंट्स, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो या फादर हो, उनके पास इंडिया की अगर सिटीजनशिप है तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय डिसेंट। तो यहाँ लिखा है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज कंसिडर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अब नो मैटर फादर है या मदर है, उसके बर्थ के टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों में से कोई भी पेरेंट है, देन ही और शी आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। फिर हमारे पास आता है December 3, 2004 के बाद अगर किसी पर्सन का कोई पर्सन बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता था, विदाउट रजिस्ट्रेशन बाय डिसेंट उस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप मिल जाती थी इंडिया की। बट आफ्टर December 3, 2004 ये ज़रूरी हो गया कि अगर कोई बच्चा बाहर पैदा हो रहा है इंडिया के, तो उसको बाय डिसेंट तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसके पेरेंट्स को उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन अ 1 ईयर। इंडियन कंसल्टेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर टाइम पीरियड निकल गया है, एक्सपायर हो गया है, देन विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है अगर उन्हें सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की। उसके साथ ही क्योंकि बच्चा माइनर है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को एक रिटर्न अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि इस बच्चे के पास किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे उसको इंडिया का सिटीजन रजिस्टर्ड किया जाएगा। अ माइनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज आल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी अदर कंट्री। अगर कोई माइनर है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इज डिसेंट से, और साथ ही साथ वो दूसरी कंट्री का भी सिटीजन है, तो ये ज़रूरी है कि जैसे ही वो अपनी फुल एज अटेंड करें, फुल एज के अटेंड करने के बाद विद इन अ 6 मंथ्स जो उसके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है उसको वो रिनाउंस कर दें। और अगर ऐसा वो नहीं करता है, देन जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे जाके, बशर्ते वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इसमें कुछ कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी से अगर कोई पर्सन बिलोंग करता है तो वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपने आप को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया का ही है और यहीं पे रह रहा है फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री, कि इंडिया का ही इंडियन ओरिजिन था वो पर्सन बट वो बाहर रह रहा था, और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री, अभी वो कहीं और रह रहे हैं या वो किसी ऐसे हिस्से में रह रहा है जो हिस्सा अनडिवाइडेड इंडिया में आता था, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन नहीं है बट उसने इंडियन ओरिजिन के पर्सन से शादी कर लिया और वो 7 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अ पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई पर्सन फुल एज जिसकी 18+ जो हो चुका है उसके पेरेंट्स अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सिटीजन ऑफ इंडिया में, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, कि इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे और अब वो इंडिया में रह रहे हैं 12 महीनों से, तो उस टाइम पे वो पर्सन जो कि 18+ है अपने पेरेंट्स के बेसिस पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकता है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई पर्सन है जो 18+ है, वो रजिस्टर्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर है, उसके पास इंडियन कार्ड होल्डर 5 सालों से है वो, और 12 महीनों से वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो भी इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को फिल कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उस इंडियन यहाँ पे बोला गया कि कोई इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर अगर वो या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, जिस टाइम पे इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, उस टाइम पे उसके जो पेरेंट्स हैं, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे वो फादर हो या मदर हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, वो रजिस्टर्ड उसको इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। या पर्सन खुद अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, उसको इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ, जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए डालेंगे उनके लिए ओथ है, किसी को भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए तो ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देन फोर्थ हमारा आता है बाय नेचुरलाइजेशन, किस तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन अ एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन बशर्ते वो इलीगल माइग्रेंट ना हो इफ़ ही पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एप्लीकेशन के बेसिस पे ग्रांट कर सकती है सर्टिफिकेट इंडियन सिटीजन का, दैट ही ऐसे पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है जो पर्सन ऐसी कंट्री का सिटीजन ना हो जिस कंट्री में जिस कंट्री में ये प्रोहिबिटेड हो इंडियंस को सिटीजनशिप देने के लिए, उस कंट्री में इंडियंस को सिटीजनशिप ना मिलती हो, ऐसे पर्सन को सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। दैट ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन टू एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। दैट इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, कि कोई पर्सन है वो दूसरी कंट्री का ऑलरेडी सिटीजन है बट अब वो उस सिटीजनशिप को रिनाउंस करना चाहते हैं ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन, और यहाँ पे उसने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर दिया फॉर द सिटीजनशिप इन इंडिया, तो उसकी एप्लीकेशन उस केस में एक्सेप्ट कर ली जाएगी। दैट ही हैज़ आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या तो वो यहाँ पर रहता है या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है, पार्टली द वन और द अदर, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने उसे हो चुके हैं, वो इस तरह से एप्लीकेशन डाल सकता है। That during the 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he has either resided in India or been in the service of government, partly the other, for periods amounting in the aggregate to not less than 11 years. That he is of good character, good character होना चाहिए, नॉलेज लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जो कि 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसमें 22 लैंग्वेज मेंशन है। That in the event of a certificate of naturalization being guaranteed to him, he intends to reside in India, वो इंडिया में रहना चाहता है, और टू एंटर इनटू और कंटिन्यू इन, या वो जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज़ अ मेंबर और अंडर अ सोसाइटी कंपनी और बॉडी पर्सन इस्टेब्लिश इन इंडिया, उसमें वो रहना चाहता है, अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं उस टाइम पे इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशन फॉर नेचुरलाइजेशन, कि सारी की सारी कंडीशंस हटा दी जाएंगी इन केस द पर्सन हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। ऊपर की सारी कंडीशन हट जाएंगी उस पर्सन से जो स्पेशली किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, और उसको इंडियन सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगेन इंडिया है, इंडिया ने किसी की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है। नाउ आफ्टर द एक्वायर करने के बाद इंडिया एक लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, उस लॉ के अंतर्गत जितने भी उस टेरिटरी के उस एरिया के पीपल लोग होंगे उनको सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल किया जाएगा। सो इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पर्सन्स हु अमॉन्ग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई टेरिटरी एक्वायर की गई है बाय द इंडिया, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे, जितने भी पर्सन आएंगे, उनको अब इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, उनको इंडियन सिटीजन ही कहा जाएगा। सच पर्सन्स बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पौंडीचेरी बिकेम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 में, ये ऑर्डर इशू किया गया था अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इस ऑर्डर के इशू करने के बाद पौंडीचेरी के जितने भी लोग थे उनको इंडियन
इंडियन सिटीजन कहा गया, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। स्पेशल प्रोविजंस जो कि कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। द सिटीजनशिप एक्ट 1985 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस एज टू अ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन, जो कि कवर करते थे असम अकॉर्ड विच रिलेटेड टू द फॉरनर्स इशू, कि ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जितने भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि असम आ गए थे बिफोर Jan 1 1966 फ्रॉम द बांग्लादेश, कि Jan 1 1966 जो लोग थे 1 Jan 1996 से पहले ही बांग्लादेश से असम आ गए थे, एंड हु हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री, और जब से वो असम में ही रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन और आफ्टर द जैन, और कोई इससे पहले आया है बांग्लादेश से असम, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। कोई Jan 1 के बाद अगर आया है तो उस टाइम पे ये ज़रूरी है, और वहाँ और एट द टाइम ऑफ द एंट्री वो रह भी रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस किस केस में, सच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पस, सारे के सारे राइट्स दिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, बट उन 10 ईयर्स में इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उसमें राइट्स सेम होंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी, बट एक्सेप्टिंग द राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स जब फुली वो सिटीजन हो जाएगा इंडिया का, उसके बाद उसको वोट देने का भी अधिकार है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस कौन कौन से तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप जा सकती है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स द 3 वेज। पहला रिनंशिएशन, इट मीन्स कोई सिटीजन है इंडिया का, फुल एज एंड कैपेसिटी 18+ है, कैन मेक अ डिक्लेरेशन, उसने खुद अपनी मर्जी से रिनाउंस कर दी है इंडिया की सिटीजनशिप, उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसकी जो उस पर्सन की सिटीजनशिप जो है उसको सीज कर लिया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो पर्सन है वो खुद चाहते हैं कि उसकी सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसको रिनाउंस कर लिया जाएगा, बशर्ते वो जो डिक्लेरेशन की गई है बाय द पर्सन जो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करवाना चाहता है वो वार के टाइम पे ना की गई हो। जिस टाइम पे जो इंडिया है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ वार जैसी सिचुएशन हो तो वार के टाइम पे ये डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। फर्दर व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड, कि कोई पर्सन है उसने डिक्लेरेशन दे दिया कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, उस टाइम पे उसके जो बच्चे हैं, जो माइनर जो बच्चे हैं, उनकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी। बट जैसे ही वो 18 के होंगे, 18+ होंगे, उनकी दोबारा से इंडियन सिटीजनशिप आ जाएगी। तो यहाँ पे अपनी जो सिटीजनशिप है फादर ने या मदर ने रिनाउंस करवा दिया, रिनाउंस करवाने के बाद जो ये माइनर बच्चे हैं इनकी भी इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बट अगेन जैसे ही ये 18+ होंगे, जैसे ही ये फुल एज अटेंड करेंगे, इनकी सिटीजनशिप दोबारा से रीअज्यूम हो जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाय टर्मिनेशन, अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है, किसी दूसरी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की, उस टाइम पे उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, बशर्ते अगेन उस टाइम पे वार जैसे हालात नहीं होने चाहिए। बाय डेप्रीवेशन दिस इट इज़ अ कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अब ये किस किस केस में होगा, अगर किसी ने सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप डिप्राइव कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अगर किसी सिटीजन ने डिसलॉयल्टी शो की है टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई सिटीजन अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, द सिटीजन विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसा सिटीजन है जिसने सिटीजनशिप ली और सिटीजनशिप मिलने के 5 साल बाद ही वो कहीं दूसरी कंट्री में उसको सज़ा हो गई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की, उस टाइम पे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, जिसको हमने कहा बाय डेप्रीवेशन। डेट सिटीजन हैज़ बिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई ऐसा सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है और उसको 7 साल हो चुके हैं, कॉन्टीन्यूसली वो बाहर रह रहे हैं, उस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नाउ कम्स टू द टॉपिक दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, डबल सिटीजनशिप नहीं है। इसका रीज़न क्या है? ऑल दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनवाइसेस अ ड्यूल पॉलिटी, कि स्टेट लेवल पे पॉलिटी अलग चलेगी एंड सेंटर के लेवल पे अलग चलेगी। इवन फेडरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है, बट इट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडियन सिटीजनशिप।
दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। जबकि हम और कंट्रीज़ में देखें तो और कंट्रीज़ जैसे यूएसए हो गया या स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पे सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप चलता है। अगर हम यूएसए में देखें तो किसी भी पर्सन के पास सिर्फ सिटीजन, वो जो पर्सन है वो सिर्फ यूएसए का सिटीजन नहीं है, पर्टिकुलरली वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस स्टेट में बॉर्न हुआ है, साथ ही साथ वो उस स्टेट का भी सिटीजन है। इट मीन्स इफ़ अ पर्सन इन द यूएसए, उसके पास दो सिटीजनशिप होगी, एक तो सिटीजनशिप ऑफ यूएसए होगी और एक उसकी खुद अपनी स्टेट की सिटीजनशिप होगी। दस ही ओज एलिजियंस टू बोथ एंड इंजॉयज ड्यूल सेट्स ऑफ राइट। दो तरह के राइट्स उसको मिलेंगे, एक वो जो कि नेशनल गवर्नमेंट देगी और एक वो जो नेशनल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। दिस सिस्टम, इस सिस्टम को हमने नहीं अपनाया, हमने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया। उसका रीज़न क्या था? बिकॉज दिस सिस्टम क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या करेगा, अब क्या होगा, किसी पर्सन के पास किसी स्टेट की सिटीजनशिप है तो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन इन मैटर्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू होल्ड ऑफिसेस। कि जो सिटीजन जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस स्टेट की उसके पास सिटीजनशिप है, वो स्टेट अपने सिटीजन को फेवर करे कि सिर्फ उसी को वोट देने का अधिकार है, उसी को पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने का अधिकार है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन। इस डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेलेंट इन इंडिया अपनाया। में सिंगल सिटीजनशिप का मोटिव क्या था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग, उसको अवॉइड किया जा सके कहीं ना कहीं, एंड सिंगल सिटीजनशिप से फ्रैटर्निटी एंड यूनिटी को इंक्रीज किया जा सके अमॉन्ग द इंडियंस। इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, दैट्स वाई नो मैटर जो इंडियंस है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं विद इन द इंडिया इन विच दे आर बॉर्न और रिसाइड, दे शुड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड द सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। और किसी भी तरह का उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि नो मैटर चाहे वो गुजरात का है, चाहे एमपी का है, चाहे यूपी का है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होगी, ना कि स्टेट सिटीजनशिप। बट दिस जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फर्स्ट, अंडर द आर्टिकल 16 पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि रेजिडेंट्स के लिए विद इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी कुछ एम्प्लॉयमेंट रखे जाए फॉर अ पर्टिकुलर रेजिडेंस। इसलिए जितनी भी नॉन गैजेट पोस्ट निकली, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी, दैट इज़ रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन, ये एक्ट 1957 में लाया गया। बट ऐसे ही एक्ट एक्सपायर हुआ इन 1974। 1957 से 1974 तक ये लाया गया था। जैसे ही ये एक्सपायर हुआ, बाकी स्टेट के प्रोविजंस को हटा दिया गया एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। उसके बाद सेकंड, अंडर द आर्टिकल 15 वी नो डैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। उसके ग्राउंड डिसाइड किए गए कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एंड दैट ग्राउंड्स आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बट दैट ग्राउंड इज नॉट द ग्राउंड ऑफ द रेजिडेंस। इट मीन्स रेजिडेंस के बेसिस पे जो स्टेट है वो अपने रेजिडेंट के लिए अगर कुछ करना चाहे, कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना चाहे, कुछ फेवर प्रोवाइड करना चाहे, तो वो कर सकती है, वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड डिसाइड किए गए हैं वो अलग डिसाइड किए गए हैं, रेजिडेंट का ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता है। इट मीन्स द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंट्स। सेकेंड, थर्ड हमारा आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड द रेजिडेंस। अंडर द आर्टिकल 19 देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और उसमें से एक फंडामेंटल राइट हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आता है। बट वहीं दूसरी जगह पे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया के कल्चर्स को बचाने के लिए, लिंग्विस्टिक रीजन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कदम उठाया, और उन कदमों के मद्देनज़र रखते हुए द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, कि एंटर करना, वहाँ पे सेटल होना, वहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीदना या बेचना या रिसाइड करना इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये जितने भी स्टेप लिए गए बाय द गवर्नमेंट, ये लिए गए टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिंग कल्चर, उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, लैंग्वेज, कस्टम एंड मैनर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। बिकॉज वी नो शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादातर वहाँ पे है जहाँ पे खनन का काम होता है, जहाँ पे रिच डाइवर्सिटी है। तो एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए भी ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिए गए थे, और ये स्टेप लिए गए तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस फॉर द आउटसाइडर्स ऐसे एरिया में रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई। फोर्थ हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर। एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में
एक ऑर्डर पास किया गया था बाय द प्रेसिडेंट्स अंडर द आर्टिकल 370। दैट ऑर्डर इज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेट का। और उस स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलते ही जम्मू कश्मीर के पास कुछ पावर्स आई, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के पास कुछ पावर्स आई। वो पावर क्या थी? फर्स्ट, वो डिफाइन कर सकते थे, उन्होंने डिफाइन किया कि कौन सा पर्सन जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। एंड इफ़ द पर्सन इज़ परमानेंट रेजिडेंट तो उसको कौन कौन से स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। उन स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस में एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, कि स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद सकता है अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है तो, सेटलमेंट इन द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इस स्पेशल प्रोविजंस को, इस ऑर्डर को, जो कि एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, इसको 2019 में हटा दिया गया। 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको एबोलिश कर दिया गया बाय अ न्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको हमने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। दिस ऑर्डर सुपरसीड द अर्लियर 1954 ऑर्डर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस तरह से कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी चलता है। जिस तरह से कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है वैसे ही हमारे यहाँ पे भी चलता है। वहीं पे अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड या अमेरिका की, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप क्यों है? ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इट मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, भाईचारे की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, एक पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया। बट डिस्पाइट दिस इंडिया में कॉम्युनल राइट्स होते रहते हैं, आए दिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, कास्ट वार्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड एथनिक डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इट मीन्स जो गोल था सिंगल सिटीजनशिप को लाने का वो कहीं ना कहीं fully realized नहीं हो पाया है। It means thus the cherished goal of the founding fathers and the constitution maker to build an united and integrated Indian nation, कि एक साथ जोड़ के सारे लोग अपने आप को इंडियन कहें, वो फुली रियलाइज नहीं हो पाया है। नाउ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इन सितंबर 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई ऑन द इंडियन डिस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल सिंघवी। इस कमेटी का काम क्या था? टू स्टडी ऑफ द ग्लोबल इंडियन डिस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अ कॉन्स्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद दैम, कि इंडिया से बाहर इंडियन ओरिजिन के जितने भी रह रहे हैं, नो मैटर वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसके ऊपर कुछ मेजर्स रिकमेंड किए जाएं ताकि एक कॉन्स्ट्रक्टिव रिलेशनशिप उन लोगों के साथ डेवलप हो सके। इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया इन जैन 2002 और इसमें यह रिकमेंड किया गया कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में, उसके अमेंडमेंट, उसका अमेंडमेंट किया जाए और ये ड्यूल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। उन स्पेसिफाइड कंट्रीज़ में 16 कंट्रीज़ को लिया गया और ये जो एक्ट है 2003 में आया, 2002 में रिपोर्ट सबमिट हुई, 2003 में इस एक्ट को लाया गया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ 2003। और जो स्पेसिफाइड कंट्री थी एक्सेप्ट द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश, उसमें 16 कंट्री ली गई। फिर ये बोला गया कि जो भी लोग जो इंडियन डिस्पोरा के हैं अगर इन पर्टिकुलरली 16 कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो इसको ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है उसके लिए। इट आल्सो ओमिटेड जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप एक्ट जो थे, प्रिंसिपल एक्ट थे, उनको भी हटाया गया यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, 2003 में ये अमेंडमेंट आया था और उसमें कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ ही मेंशन थी, इसको दोबारा से अमेंड किया गया और 2005 में अब सारी की सारी कंट्रीज़ को रख दिया गया एक्सेप्ट द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश। इन्होंने कहा कि जो स्कोप है OCI, इट मीन्स ओवरसीज कार्ड होल्डर इंडियंस, फॉर PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो सारी की सारी कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश, एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्री ऑल ड्यूल सिटीजनशिप अंडर देयर लोकल लॉज। यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि जो OCI है वो एक्चुअली में ड्यूल सिटीजनशिप प्रोग्राम नहीं है। ड्यूल सिटीजनशिप प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी नो डैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूल सिटीजनशिप को मानता ही नहीं है। अंडर द आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटियरली
किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट लेता है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। इट मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। बट यहाँ पे एक्ट लाने के बाद इन्होंने क्या कहा कि OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि जो बाहर रह रहे हैं उनको कनेक्ट करने का ये तरीका था ऑफ द पर्सन्स ऑफ फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। दिस इज नॉट एक्चुअली अ ड्यूल सिटीजनशिप एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स ड्यूल सिटीजनशिप और ड्यूल नेशनैलिटी। अगेन ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 2002 में कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 16 कंट्रीज उसमें स्पेसिफाई की गई कि ये 16 कंट्रीज़ के जो पर्सन हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ OCI। इसको दोबारा से अमेंड किया गया 2005 में, और वो जो 16 कंट्री ना रख के सारी की सारी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सारी की सारी कंट्रीज़ के पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को ये बोल दिया गया कि वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। अगेन दोबारा से इसमें अमेंडमेंट हुआ, और ये एक्ट 2005 फिर दोबारा 10 साल बाद दोबारा से अमेंडमेंट हुआ, डेट एक्ट 2015 हैज़ मॉडिफाइड द प्रोविजन परटेनिंग टू द OCI इन द प्रिंसिपल एक्ट। उन्होंने क्या किया, जो भी प्रोविजंस थे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को लेने के लिए उनके एक्ट में मॉडिफिकेशन किया, और उन्होंने जो 2 एक्ट थे उन्होंने एक नया जो एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। वो क्या इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू स्कीम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बाय मर्जिंग द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड स्कीम एंड द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कि पहले क्या था, 2 स्कीम हुआ करती थी, एक वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और एक होती थी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया इन द अमेंडमेंट एक्ट सिटीजन एक्ट ऑफ 2015, और एक कॉमन टर्म दे दी गई डेट इज ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड होल्डर। इसको इंट्रोड्यूस किया द PIO। इन दोनों में डिफरेंस क्या था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द PIO दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसको मर्ज किया गया 2015 में। जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड स्कीम थी ये 19 अगस्त 2002 में आई थी, और जो ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड स्कीम थी इसको लाया गया था दिसंबर 2005 में। दोनों ही स्कीम पैरेलली रन कर रही थी। जो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एक साइड और दूसरी साइड OCI, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्कीम हुई दैट इज OCI। अब इससे क्या हुआ कि जो एप्लीकेंट्स थे उनके माइंड में अननेसेसरली डाउट्स क्रिएट हो गए कि कौन सी जो सिटीजनशिप है वो अच्छी है, PIO अच्छी है या OCI कार्ड स्कीम अच्छी है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं इन द माइंड्स ऑफ द एप्लीकेंट, उनको रिमूव किया जा सके। तो 2015 का यही था, ये दोनों को मिलाया गया और इसको एक कॉमन टर्म दे दी गई दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। एक्ट 2015 वाज इनेक्टेड एंड PIO स्कीम वाज रिसेंटेड Jan 9, 2015। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के कार्ड होल्डर हैं वो डीम्ड टू बी OCI कार्ड होल्डर्स। कौन सी डेट से, ऑन द डेट ऑफ द नोटिफाइड दैट इज 9 Jan 2015। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसने नॉमेनक्लेचर भी चेंज किया, जहाँ पे OCI पहले PIO एंड OCI पहले अलग अलग थे बिफोर 2015। PIO को हटा दिया गया और इन्हें बोल दिया गया ऑन द डेट ऑफ 9 Jan 2015 ये OCI की कैटेगरी में आएंगे। और साथ ही साथ जो OCI का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया 2015 से। पहले OCI का जो नाम था वो क्या था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको चेंज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया। कुछ प्रोविजंस बनाए गए इन द प्रिंसिपल एक्ट। वो प्रोविजंस क्या थे कि फर्स्ट किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन करने के। उसके बाद कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, या उनके पास अगर ये कार्ड है तो उनको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, क्या क्या उनके पास प्रिविलेजेस आ जाएंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिनंसिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, किस तरह से वो इसको रिनंस कर सकते हैं, इट मीन्स इसको हटा सकते हैं अगर वो नहीं लेना चाहते, सीज करना चाहते हैं। और उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन उसके बाद कोई चाहता है कि उसको कैंसिल किया जाए, तो उसके क्या क्या प्रावधान रहेंगे, ये सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन 2015 में मेंशन है। उसके बाद कंपेयरिंग NRI दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। NRI में
एन इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के बाहर रहता है, कोई पर्सन जो इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन उसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडिया का है, उसको एनआरआई बोलेंगे। एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। वहीं पे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन किसे कहा जाएगा? जो पर्सन जिसको हम PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बोल रहे हैं, या तो खुद वो या उसके एंजेस्टर इंडियन नेशनल रहे हैं एंड अभी उनके पास किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है या नेशनलिटी है या उनके पास कोई फॉरेन पासपोर्ट है। दोबारा से, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ऐसे लोगों को बोला जाएगा कि या जो पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पर्सन इंडियन ऑरिजिन का है, या तो वो खुद एक टाइम पे सिटीजन रहा है इंडिया का, या उसके एंजेस्टर रहे हैं लेकिन इस टाइम पे उसके पास जो पासपोर्ट है, इस टाइम पे जो नेशनलिटी है वो फॉरेन कंट्री की है, वो इंडिया की नहीं है। उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड हो जाएगा एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसको OCI बोला जाएगा। हु इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन कौन है OCI के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है जो कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जन 1950, उस टाइम पे या उसके बाद इंडिया के सिटीजन थे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, 26 जन 1950 को जो चार आर्टिकल दिए हुए हैं, डेट इज़ 5, 6, 7, 8, चार आर्टिकल दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी आर्टिकल के अकॉर्डिंग 26 जन 1950 को वो इंडिया के सिटीजन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते थे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि उस टेरिटरी से बिलोंग करते थे जिसको बाद में इंडिया में ले लिया गया, इंडिया किसी टेरिटरी में वो रहते थे और बाद में 15 अगस्त 1947 में अब वो जो टेरिटरी है वो इंडिया में आ चुकी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हु इज़ अ चाइल्ड, जो या तो चाइल्ड है किसी किसी या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ सच सिटीजन, ऐसे किसी सिटीजन का, इट मीन्स कि या तो किसी के पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सनस, कोई अगर माइनर चाइल्ड है ऐसे पर्सनस का, वो अप्लाई कर सकता है। हु इज़ अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर कोई चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सिटीजन है इंडिया के, या कोई भी उनमें से कोई भी एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है, तो वो OCI के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोई स्पाउस है फॉरेन ऑरिजिन का लेकिन उसने जो शादी है वो इंडियन सिटीजन के साथ की है और वो जो शादी है उसको रजिस्टर्ड भी करवाया गया है, जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है एंड सब्साइडेड फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड नॉट लेस देन 2 years, दो साल तक वो चली भी है। तो इस ये जो लोग हैं ये भी OCI के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप।